दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर मनोज कपूर। मैं तब से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। फ्रॉम 1988 मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। आई डिड माई MSc इन 1993 एंड इन MSc ऑल्सो आई एम गोल्ड मेडलिस्ट एंड रिकॉर्ड होल्डर ऑफ द यूनिवर्सिटी। 1993 के बाद मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ एंड लोग कहते हैं कि इंडिया में जॉब्स कम हैं, लेकिन मेरे पास एक ही टाइम में 3 जॉब्स थी। देन आई स्टार्टेड सर्विंग इन गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर एंड आई सर्व देयर फॉर ऑलमोस्ट 8 years एंड लेफ्ट द जॉब एज हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, क्योंकि मेरे में पैशन था कि बच्चों को नीट और जेई की तैयारी करवानी है। सो मैं उसकी तैयारी के लिए कुछ आपको टिप्स दूंगा कि तैयारी करनी कैसे चाहिए। बच्चा साल, 1.5 साल, 2 साल भटकता रहता है, शुरू कैसे करूं, तैयारी कैसे करूं। तो बेटा सबसे पहले ध्यान से सुन लें, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पहले वो चैप्टर जो पढ़ा रहा है पढ़ें। टीचर जो भी पढ़ाएगा आपका स्कूल में या कहीं भी चैप्टर पढ़ें, उस चैप्टर का 2-3 बार टेस्ट दें। जब आपको लगे आपका चैप्टर अच्छी तरह से तैयार हो गया, एक बात साथ में ऐड करूंगा, याद रखो NCERT आपका सबसे पवित्र ग्रंथ होगा नीट और जेई के लिए। NCERT घोट के पी लो, NCERT की एक भी लाइन नहीं छोड़नी। जब आपने कंपटीशन तैयार करना है तो थ्योरी पहले तैयार होनी ही चाहिए। थ्योरी के चैप्टर के 2-3 बार टेस्ट दो, बार बार पढ़ो। रिमेंबर, कम से कम किताबें पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ो, क्योंकि वाइज पीपल रिवाइज, अदर्स आर अदरवाइज। सो जितनी रिवीजन ज्यादा होंगी उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। सो चैप्टर पढ़ो, 2-3 बार उसका टेस्ट दो। जब आपको चैप्टर अच्छी तरह से आ जाए, फिर नीट और जेई की तैयारी शुरू होती है। उसके लिए मार्केट से कोई एक अच्छी सी कंपटीशन वाली किताब चुनो। कौन सी चुने? जिसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 15-20 साल वाले जरूर हो, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव तैयार करना कैसे है, रिमेंबर, नहीं तो लास्ट मिनट रश आपको बहुत तंग करेगा। अब ऑब्जेक्टिव तैयार करना कैसे है, आपने क्योंकि 2-3 बार चैप्टर का टेस्ट दे दिया, आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर आ चुका है, ठीक है। थ्योरी में तैयार करना अलग होता है, ऑब्जेक्टिव में अलग होता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखनी हो तो एक पैसेज भूल भी जाए तो थ्योरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पैसेज अगर ऑब्जेक्टिव में भूल जाए तो कई क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक एडवांटेज भी है। ऑब्जेक्टिव में एडवांटेज क्या है कि ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर याद नहीं होना चाहिए, 4 ऑप्शन में से चुनना आना चाहिए। कई बार हमें क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता, लेकिन जब 4 ऑप्शन बताते तो याद आता है यही आंसर है। सो ऑब्जेक्टिव में थोड़ी कम एफर्ट भी लगती है और बहुत भयंकर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में नहीं करने। कोई बड़ी बड़ी डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो NCERT की बुक तो घोट लो, अगर बायो है तो 100% क्वेश्चन NCERT से आते हैं, ठीक है जी। सो चैप्टर 2-3 बार आपने अच्छी तरह टेस्ट दे दिया, अब चैप्टर आपका तैयार हो गया, आपने एक ऑब्जेक्टिव की बुक चुन ली। जब आपने एक ऑब्जेक्टिव की बुक चुन ली तो करना क्या है, उसमें से आपने सारे क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर लिख लेने। मान लो 250 क्वेश्चन है, जब भी आप करने लगो तो 250 नंबर तक लिख लेना। चैप्टर आप पढ़ चुके हो अच्छी तरह से, अब एक एक करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उनके आंसर लिखने शुरू करो, जितने होते हैं आपसे। तो कुछ दिन में 250 या 300 हो जाएंगे। सो आपने क्वेश्चन लिखे, सॉल्व किए। अब सॉल्व करते टाइम देखो कौन से क्वेश्चन थे जो आपको रीडिंग करके आ चुके हैं। अब बाकी जो बचे, कईयों में आपने गैस लगाया होगा, ठीक है जी। जिनमें गैस लगाया उनको भी सर्कल कर लो, जो आपके गलत हो गए वो भी सर्कल कर लो। अब ध्यान से, टोटल आपने 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जहां गैस लगाया वो भी सर्कल कर लो, जो गलत हो गए वो भी सर्कल कर लो, ठीक है। अब मान लो 250 में से 2-3 बार आप पढ़ चुके हो, चैप्टर टेस्ट दे चुके हो, आपके 150 ठीक हो गए, तो यानी डाउटफुल सिर्फ 100 क्वेश्चन रह गए। जब अगली बार दोबारा इसी चैप्टर का टेस्ट देना हो, जब नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर का टेस्ट देना हो, तो चैप्टर फिर से दोबारा पढ़ो, पर अब क्वेश्चन वो सिर्फ 100 पढ़ो जो आपके डाउट रहते थे। अब क्योंकि पहले आ चुके थे, आप कर भी चुके थे, अब 100 में आपके 20 to 30 डाउट्स रह जाएंगे। फिर जब तीसरी बार इस चैप्टर का टेस्ट देना है, क्योंकि जहां भी पढ़ोगे, क्योंकि टीचर को भी पता है आप नीट और जेई की तैयारी करो, कई बार टेस्ट होंगे, ठीक है। सो जब तीसरी बार टेस्ट दोगे तो आपने चैप्टर फिर से दोबारा पढ़ना है, लेकिन पढ़ने अब सिर्फ वही 30 क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी तो आपको आ चुके हैं। सो ऐसा 3-4 बार करने से आपके हर चैप्टर में 10-15 क्वेश्चन ही बचेंगे, ठीक है। अब 10-15 क्वेश्चन एक चैप्टर के अगर बच जाएं तो एंड में जब नीट या जेई देना है तो सारे चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन तो पढ़ने आसान होंगे, रिकलेक्ट करने आसान होंगे। हर चैप्टर के 3-3, 400 क्वेश्चन पढ़ने मुश्किल होंगे। इसलिए ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, राइट जी, ठीक है जी। हाँ बेटा, मैं फिर बोलूंगा, जो बहुत बड़े न्यूमेरिकल हैं, बहुत टफ कैलकुलेशंस हैं,
उन पे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। कारण ये है कि ऑब्जेक्टिव में हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 या 2 या 3 मिनट मिलेंगे। वो पेपर सेटर को भी मालूम है, इसलिए बहुत भयंकर क्वेश्चन नहीं हो सकते। ठीक है, रोज दिन में अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए 5-7 मिनट मेडिटेशन जरूर करो ताकि दिमाग कंसंट्रेटेड रहे। अब अगर मैं मेडिकल की बात करूं, मेडिकल शौक से कुछ बच्चे लेते हैं, ज्यादा बच्चे इंडिया में वो मेडिकल लेते हैं जो मैथ से दुखी हैं। अब मैथ से दुखी हैं वो मेडिकल ले लेते हैं, फिजिक्स आ जाती है आगे, फिजिक्स फिर उतनी टफ है, वो सारी जान फिर फिजिक्स में लगा देते हैं कि फिजिक्स यहां ट्यूशन पढ़ लो, यहां ट्यूशन पढ़ लो, यहां ट्यूशन पढ़ लो, सारा जोर फिजिक्स पे लगा देंगे। रिमेंबर बेटा, इट्स ए नंबर गेम, ये एक नंबर गेम है। यहां नंबर मैटर करेंगे, किसी सब्जेक्ट में मैटर नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट, मैं फिजिक्स नहीं कह रहा, अगर आपको केमिस्ट्री भी मुश्किल लगता है तो सारी जान उस पर नहीं लगानी, जो बाकी 2 सब्जेक्ट हैं उसको कंसोलिडेट करो। सबसे पहला ध्यान दो बायो पे, 360 मार्क्स की बायो आती है, ठीक है, और सारा पेपर एनसीईआरटी से आता है। सो ये 360 में से 360 आम आ जाते हैं नंबर। सो कोशिश करो 360 में से 340 प्लस जरूर आए। फिर अगला ध्यान दो उस सब्जेक्ट पर जो आपको दूसरे नंबर पे अच्छा लगता है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसको कंसोलिडेट करो। जो तीसरा सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर उस पर कंसंट्रेट करो जितना कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन रिमेंबर इट्स ए नंबर गेम ओनली। अब मैं आपको जेई के एग्जांपल बताता हूं। मैं 1-2 जनों को जानता हूं जिन्होंने जेई का पेपर दे दिया, मेडिकल वाले बच्चे थे, जेई का पेपर दे दिया, ठीक है, मैथ था ही नहीं, अब उनको सिर्फ आती क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और आप हैरान हो जाओगे, बच्चों ने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस पे 95 या 97 परसेंटाइल नंबर ले लिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आपको 2 सब्जेक्ट भी अच्छी तरह से आते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। उनको मैथ 0 था, आपको तो आता होगा, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं 2 सब्जेक्ट के बेस पे भी, तीसरा कुछ अच्छा भी हो। हां, अगर आपने इंडिया में पोजीशन लेनी फिर तो तीनों तैयार करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो जितने क्वेश्चन आते हैं वही अटेम्प्ट करो, फालतू का पंगा मत लो। पर अगर मैं दोबारा मेडिकल पे वापस आऊं, बच्चे बोलते सर रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहता हूं अगर आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है फिर तो पंगा मत लें। अगर आपको लगता है यार ए या बी में से कोई एक ठीक है, 2 ऑप्शन में कोई एक करेक्ट है, तब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। फिर गट फीलिंग की तरफ जाओ, आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, क्योंकि 2 में से 1 के चांस में 50% चांसेस हैं और नेगेटिव मार्किंग 25% है, तो मैथमेटिकली आपको एडवांटेज दे सकती है। और कंपटीशन में एक और बात है, कई बार क्वेश्चन में आता ही नहीं होता, ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार हम अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग रूल ऑफ रिजेक्शन। रूल ऑफ रिजेक्शन क्या है, वो क्वेश्चन नहीं आता लेकिन आंसर में 4 में से 3 पता है कि ये इसका नहीं हो सकता, ये इसका नहीं हो सकता, ये इसका नहीं हो सकता, तो फिर एक ही बचा, दैट इज रूल ऑफ रिजेक्शन, कि बाकी ऑप्शन रिजेक्ट करके कई बार बचती ही एक ऑप्शन है। सो वी कैन अप्लाई रूल ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो, ठीक है जी। हाँ बेटा, आपके जहां भी पढ़ रहे हो आपके टीचर्स ने जब नीट और जेई तैयार करना, बहुत टेस्ट लेने, लगातार टेस्ट लेने हैं, और हर टेस्ट को एनालाइज मत करो। 1 बैड टेस्ट इज सिंपली 1 बैड ओवर इन क्रिकेट मैच। एक बैड ओवर पूरा मैच नहीं होता। हां, अगर कोई आपका टेस्ट बुरा हुआ है तो आप वो चैप्टर सर्कल करें कि ये मेरा अभी तैयार नहीं है, जब दोबारा टेस्ट होगा इसके ऊपर मैंने ज्यादा जोर दे देना है। और दूसरी बात, जब आपके किसी टेस्ट में नंबर कुछ भी आते हैं, आपने अगले टेस्ट में क्या कोशिश करनी है कि मैं उस रैंक को बरकरार रखूं और थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करूं। एकदम क्रांति लाने की कोशिश मत करना। अगर आपका रैंक आपके सेक्शन में मान लो 40 आता है तो अगली बार कोशिश करें 37-38 तक पहुंच जाओ। टेक स्मॉलर स्टेप। जब 2 साल भागना हो तो छोटे छोटे स्टेप लो, लगातार लो, टिको वहां पे और एक एक स्टेप करके इंप्रूव करो। 2 साल ये बेटा मैराथन है, लंबी दौड़ है। जो एंड तक भागता रहा वो भी कुछ ना कुछ हासिल जरूर अच्छा कर लेगा, पर दौड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक मूवी थी भाग मिल्खा भाग, उसमें मिल्खा सिंह जब पाकिस्तान में रेस लगाने जाता है तो पाकिस्तान को कोई बंदा कहता है, शायद कोच कहता है कि ये शायद जिंदगी की तेरी आखिरी रेस हो। तो उसने जवाब दिया था, पर मैं भागूंगा भी ऐसे ही जैसे मेरी आखिरी रेस हो। हर कंपटीशन को ऐसे तैयार करो कि यही चांस है, इसके बाद और कोई चांस नहीं है। पर दिमाग ऐसे रखो कि बड़ी जिंदगी है, लेकिन लड़ो ऐसे कि यही लास्ट है। मेरी बात समझे आप बेटा? आपका काम कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका काम कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा है फल तो डिसाइडेड है, कर्म करोगे मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपने इतनी मेहनत करी है
फिर भी आपका नीट और जेई आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, तो रिमेंबर, आपको मेहनत करने की आदत पड़ चुकी हो। आप जिंदगी में कामयाब जरूर होंगे। मैं कई बच्चों को जानता हूं जो पर चांस नीट या जेई में वो नहीं कर पाए जो वे डिजर्व करते थे, लेकिन बाद में लाइफ में, क्योंकि मेहनत की आदत डल चुकी थी, बाद में लाइफ में कुछ आईएएस बन गए, कुछ आईपीएस बने, कुछ जजेस बने। सो जिसको मेहनत की आदत है उसने सूनर और लेटर कामयाब होना ही होना है, क्योंकि आपका काम कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं। एक पॉइंट लाइफ में जरूर पढ़ें, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलथ, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलथ। कहता जब जंग चल रही हो तो कई बार एक फौज ये सोच रही कि हम हार रहे हैं, वो भागने की तैयारी करती है, वो ये नहीं देखती कि धुएं के पीछे दूसरी फौज भी भाग रही है। इसलिए मुकाबला एंड तक करो, डटे रहो, ठीक है। अगर बेटा ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो भी स्टूडेंट 8 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के हैं या जिन्होंने कोई भी कंपटीशन देना है उन तक जरूर शेयर करें, उनके पेरेंट्स तक भी जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा पढ़ने का अच्छा तरीका है कौन सा, क्योंकि अब मेरे को लाइफ में सोच लो 88 से पढ़ा रहा हूं, 2023 आ गया, अब मेरे को लाइफ में पढ़ाते बहुत साल हो गए। मैं बहुत बच्चों को पढ़ाया और नर्सरी से लेके एमएससी तक सारे बच्चों को पढ़ाया। यह बात अलग है कि 93 के बाद मैंने मेनली +1 2 या बीएससी ही पढ़ाई है, लेकिन मैं हर रेंज के बच्चों को पढ़ाया। तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि पढ़ने का असली मेथड क्या है। थैंक यू वेरी मच बेटा।